हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम 51 लेक्चर देखेंगे। ज्योग्राफी एमसीक्यू जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये वेरियस एग्जाम आपके जैसे स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी और भी एग्जाम है जिनके लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं और ये भी देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन और फ्रेम किया जा सकता है। इस चीज पे भी ध्यान रखते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड होगी, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको एक शाम को पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी है, उसके भी 5 एमसीक्यूज पढ़ते हैं। तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रिवीजन वाइज और प्रैक्टिस वाइज। चलिए आज देखते हैं, आज हमारा इस 51 लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। देखो यहाँ पे सैटेलाइट ऑफ जुपिटर की बात कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहा है। किसकी? नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब है, नेचुरल सैटेलाइट का मतलब होता है यहाँ पे मून। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार के चारों आपके मून है किसी भी मतलब कह रहा तीन तो यहाँ पे जुपिटर के मून है, एक मून है वो जुपिटर का नहीं है इनमें से। अब वो बताना एक मून किसका है। फिलहाल तो हम वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करें। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? तो अगर आप सोलर सिस्टम पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे। बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं हम आज जुपिटर के बारे में। जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, हिंदी में इसको कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति, जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह की जो मून है, इनमें से तीन मून तो बृहस्पति के हैं, लेकिन चौथा मून बृहस्पति का नहीं है। इनमें से कौन सा मून है जो बृहस्पति का नहीं है? तो चलिए, पहला ऑप्शन में आपसे कह रहा है लो, दूसरे में कह रहा है ज्ञानामीड, और तीसरे में कह रहा है यूरोपा, चौथे में कह रहा है डीएमओस, जिसका नाम डीएमओस है। यहाँ पे आई होगी, DEIMOS। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे और भी तरीके से ये वाला सवाल पूछा जा सकता है। फिलहाल तो अभी इस डायमेंशन इस से फ्रेम किया है इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, डीमोस। सबसे पहले हम देख लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, अगर देखें थोड़ा सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी ले लें। सोलर सिस्टम, इसके बाद हम देखेंगे सैटेलाइट जो हमारा क्वेश्चन है उसके भी। तो सोलर सिस्टम में देखें तो हमारे सोलर सिस्टम का स्टार कौन सा है? सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो हमारा है वो सन है, जिसके चारों तरफ हमारे जो प्लेनेट है वो, और जो भी सेलेस्टियल बॉडी है वो क्या कर रही है? रिवोल्यूशन कर रही है। रिवोल्यूशन, सन के चारों तरफ एक मोशन होती है और एक रोटेशन होती है जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है। तो सबसे नजदीकी ग्रह आपको मिलेगा, आपको मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये चारों आपके कहलाते हैं रॉकी प्लैनेट, जो स्टार्टिंग के रॉकी प्लैनेट भी कहलाते हैं, प्लैनेट्स भी कहलाते हैं। इसके बाद आपके जो सबसे बड़े प्लैनेट्स आते हैं वो हैं जुपिटर, सैटर्न, और इसके बाद आपका यूरेनस, फिर आपका आता है नेपच्यून। ये ठीक है, ये ऑर्डर में है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे अगर लार्जेस्ट प्लैनेट देखा जाए तो लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है? प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है? वो है जुपिटर। अगर हम इनको ऑर्डर में लिख दें तो नंबर वन लार्जेस्ट जुपिटर, सेकंड सैटर्न है, थर्ड यूरेनस है और फोर्थ नेपच्यून है। इसके बाद सबसे छोटा आपका ये पड़ेगा, फिर आपका मार्स पड़ता है, और वो अर्थ है। पांचवें नंबर पे अर्थ है, और छठे पे मार्स है, सातवें पे सिक्स पे ये है, और सातवें पे मार्स है, आठवें पे आपका मरकरी है। ये ऑर्डर में है इनके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो कौन सा है? वो है हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर, सबसे बड़ा प्लेनेट, जो सन से पांचवें नंबर पोजीशन पे है। अब इस तरह से कई तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर ये मैप आपको क्लियर है तो यहाँ पे मतलब ये जो डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से, अब यहीं पे कुछ छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडी फ्लोट कर रही होती हैं, सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रही होती हैं, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
एस्ट्रॉइड कहते हैं, हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये क्षुद्र ग्रह दो प्लेनेट के बीच में एक बेल्ट होती है जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। और इस बेल्ट में क्षुद्र पट्टी होती है, उसमें ये फ्लोट कर रहे होते हैं। तो वो कौन किन दो प्लेनेट के बीच में होती है? तो वो मार्स, मंगल ग्रह, और जुपिटर, बृहस्पति ग्रह के बीच में होती है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट। एक आपकी क्वाइपर बेल्ट मिलती है, क्वाइपर बेल्ट बिल्कुल आउटर मिलती है नेपच्यून के बाद में। आपकी जो नेपच्यून नेपच्यून के बाद में जो आपकी मिलती है उसे क्वाइपर बेल्ट कहते हैं, क्वाइपर बेल्ट। इसमें भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती रहती हैं। ये तो है। अब मून की बात कर लें, तो स्टार्टिंग के जो हमारे दो प्लेनेट हैं, वीनस, ये एक मरकरी हो गया, मरकरी हो गया, और ये हमारा हो गया वीनस। इन दोनों के कोई भी नो मून, इनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट के इन द सेंस यहाँ पे मतलब होता है मून। तो इनके पास कोई भी मून नहीं है। बाकी सारे प्लैनेट्स के पास मून, जैसे हमारे अर्थ के पास एक मून है हमारा, ठीक है, एक मून है। मार्स के पास दो मून है। अब मार्स के पास दो मून कौन कौन से हैं? एक तो आपका दिया गया डीमोस, और एक आपका फोर्ब्स। कौन सा हो जाएगा? फोर्बस, फोबस। ये दो आपके मून हैं, कौन से हैं? ये नेचुरल सैटेलाइट मार्स के हैं। बाकी आपकी सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट, इनमें दोनों में कंपेयर चलता रहता है, रिसर्च होती रहती है। फिलहाल अभी करंट टाइम में सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट सैटर्न के पास है। कितनी है? अप्रोक्स 92 नेचुरल सैटेलाइट। मतलब अगर आप सैटर्न पे जाएंगे तो सैटर्न से आपको 92 मून्स दिखेंगे। ठीक है, तो 92 मून्स आपको नेचुरल सैटेलाइट दिखेंगी। आपको कहाँ पे? आपको दिखेंगी सैटर्न पे। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है अप्रोक्स 82 मून्स आपको दिखेंगे। कहाँ पे? आपको जुपिटर पे दिखेंगे। और जुपिटर का सबसे बड़ा मून्स है कौन सा? इसके बाद फिर आपको नेपच्यून, यूरेनस पे मून सबसे ज्यादा दिखेंगे। और दूसरे नंबर फिर आपका मार्स, इसके बाद आपका ऑर्डर में ऐसे हैं। तो सबसे ज्यादा मून सैटर्न के पास है, अप्रोक्स 92 है। इसके बाद आपके जुपिटर, पहले जुपिटर के पास थे, अब रिसर्च हुई तो और भी मून्स मिले, तो सैटर्न के पास अब ज्यादा मून्स हो गए हैं। अब जुपिटर के पास हमने देख लिया। अब यहाँ पे जुपिटर के पास अगर मून देखा गया है तो गैनामीड जो नाम था ना यहाँ पे, अब देखो, डीमोस तो किसका है? ये मार्स का है, क्योंकि ये नहीं है, ये मार्स का एक नेचुरल सैटेलाइट है। और मार्स की एक नेचुरल सैटेलाइट और है जिसको फोबोस बोलते हैं, ये भी एक मार्स की सैटेलाइट है। तो आंसर तो हमारा डीमोस है। ज्ञानामीड की बात कर लें तो ज्ञानामीड क्या है? ज्ञानामीड ये जुपिटर का सबसे लार्जेस्ट मून है। जुपिटर का ये लार्जेस्ट मून है, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। और कह सकते हो लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और ये हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है गैनामीड। ठीक है। यूरोपा सिक्स लार्जेस्ट, ये सिक्स पोजीशन पे है, सिक्स लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट आर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम जो सौर मंडल है उसका छठा सबसे बड़ा ये प्लान, मतलब एक नेचुरल सैटेलाइट है ये गैनामीड। कौन सा है? गैनामीड पहले नंबर पे है, सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया। बाकी आप थोड़ा इंफॉर्मेशन और देख लें ज्ञानामीड के बारे में। तो ज्ञानामीड क्या है? लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैसिव ऑफ द सोलर सिस्टम मून है। और ये नाइन्थ लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। अब नाइन्थ और लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट कैसे? आठ प्लेनेट ये हुए। आठ प्लेनेट के बाद जो नमा नंबर आता है वो हमारे ज्ञानामीड का आता है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सन को छोड़ के जो आठ प्लेनेट है उनके बाद नमा नंबर ज्ञानामीड आता है। और ज्ञानामीड क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर है। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी हमने सोलर सिस्टम की देख ली कि क्या क्या थी। ये हमारे इतने ग्रह हैं। और ये क्या है? ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। रिवॉल्यूशन एक मोशन होता है जो सन के चारों तरफ करते हैं। अब सबकी अपनी अपनी रिवॉल्यूशन स्पीड है, सबकी अपनी है। जैसे अब वीनस का देख लो, 24 घंटे में मतलब 245 दिन का एक दिन होता है वहां पे 200। अब वीनस पे आप जाएंगे, शुक्र ग्रह पे, तो समथिंग 240 इतना स्लो अपनी एक्सिस पे रोटेशन करता है कि 245 डेज का यहाँ पे एक दिन होता है, डे होता है एक। मतलब अर्थ की एक साल, अप्रोक्स एक साल यहाँ पे एक दिन होता है तब। ये अपनी एक्सिस पे इतना स्लो मोशन करता है। ठीक है, तो जुपिटर की बात करें तो देखो,
जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट आर सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज द फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। हमने लोकेशन भी देख ली ऑर्डर में। ठीक है। तो कितना है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जिससे हम सन से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है। इसके बाद इस स्पेस में जो भी मेजर डिस्टेंस किया जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है काफी ज्यादा होती है, तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। ओनली 10 आवर्स टू रोटेट, ये 10 घंटे लेता है केवल अपनी एक्सिस पे रोटेट होने। जहां अर्थ है अपनी एक्सिस पे रोटेट होने में, घूर्णन करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे लेती है। वहां जुपिटर इतनी स्पीड से घूमता है, 10 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेता है अपनी एक्सिस पे। ठीक है। और 4333 टू रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, और सन का चक्कर लगाने में ज्यादा समय लेता है। रिवॉल्यूशन की स्पीड इसकी बहुत स्लो है। अर्थ 365 दिन समथिंग 365 दिन लेती है रिवॉल्यूशन करने में। ये 4333 दिन लेता है सन का रिवॉल्यूशन करने में, लेकिन अपनी एक्सिस पे ये 10 घंटे में ही घूम जाता है। बहुत ही जाइंट प्लेनेट है, बहुत ही बड़ा प्लेनेट है। इनर कोर अबाउट द साइज ऑफ अर्थ, अबाउट द साइज ऑफ अर्थ। अच्छा, यहाँ पे जुपिटर पे एक रेड स्पॉट है, वो इतना बड़ा स्पॉट है उसमें अर्थ भी समा जाएगी। वहां बता रहे हैं मतलब स्पीड जो 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां पे विंड फ्लो हो रही होती है, चल रही होती है। तो यहाँ पे एक वॉयजर 1 भी गया था, जो इसकी डिस्कवरी की थी इसने 1979 में गया था। रिंग की डिस्कवरी की थी। इसके चारों तरफ रिंग्स भी हैं, लेकिन सैटर्न की रिंग्स दिखती हैं, इसकी रिंग्स दिखती नहीं है। ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको गैदर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री विच इज बिल्ड अ कैनाल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ शिप फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कौन सी कंट्री है जिसमें एक कैनल बनी है, एक मतलब एक वाटर पास कैनल टाइप की बनी है। नहर जिसे कह सकते हो आप हिंदी में, नहर। नहर टाइप की बनी है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ शिप, जहां पे शिप ट्रांसपोर्ट होते हैं अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में जा सकते हैं। तो एक नैरो पैसेज टाइप का है। तो कहाँ पे मिलेगा? निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, मैक्सिको, ये चार कंट्री के नाम है। तो काफी बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जानते होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो काफी बार सुना भी होगा इसका नाम। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। आपको पहले बात तो ये निकारा गोवा, कोस्टा रिका, ये इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ पे है, क्या है, मैक्सिको कहाँ पे है। तो देखते हैं इनको मैप पे। ये देखो, ये रहा हमारा सेंट्रल अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप है, जिसमें आपके 7 कंट्रीज देखने को मिलेंगे। और इसे कहते हैं सेंट्रल अमेरिकाज कंट्री। सेंट्रल अमेरिका में आपकी आता है गुटेमाला। गुटेमाला के ऊपर आपका मैक्सिको पड़ता है, लेकिन गुटेमाला आती है। गुटेमाला के बाद नीचे आती है आपकी कौन सी? एल सल्वाडोर। इसके बाद आपके हॉन्डुरस आती है। हॉन्डुरस के बाद निकारागुआ आती है। निकारागुआ के बाद आपकी कोस्टा रिका आती है। और कोस्टा रिका के बाद आपकी कंट्री आती है पनामा। और पनामा में ही एक आपकी कैनाल है, ये जो ये जा रही ये कैनाल है, जिसे पनामा कैनाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पनामा कैनाल कहते हैं। और ये क्या है? ये आपका कैरिबियन सी, कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ, कैरिबियन सी किसका पार्ट है? कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। ये किसका पार्ट है? ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। और ये क्या है? ये एक इस्थमस है। इस्थमस ये क्या करता है? ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। एक बार इसको हम मैप पे देख लेते हैं, इसके बाद फिर समझते हैं। तो चलिए, तो देखिए, अगर इसको मैप पे देखें, तो ये हमारा रहा प्यारा भारत। और प्यारे भारत से हम चलेंगे वेस्ट की तरफ, और रेड सी क्रॉस करेंगे, अफ्रीका क्रॉस करें, अटलांटिक ओशन क्रॉस करेंगे। इसके बाद हम आएंगे कैरिबियन कंट्री। और ये आपकी कैरिबियन कंट्री है, गुटेमाला, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। और यहीं पे आपको मिलेगी पनामा कैनाल। ये आपको दिख रही है यहाँ पे पनामा कैनाल। ये है आपकी पनामा कैनाल, ये यहाँ पे। ठीक है। ये आपकी दिखेगी पनामा कैनाल। दिस इज अ नैरो वाटर। इस मैप पे आई थिंक सही से दिख नहीं रही, दूसरे मैप पे देखते हैं। हम्म,
तो ये ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे, देखो यहाँ पे देखेगी आपकी पनामा कैनाल, पनामा सिटी है। और यहाँ पे आपकी पनामा सिटी पे आपकी ये है पनामा कैनाल, ये दिख रही है आपकी, ये आपकी पनामा कैनाल है ये। हम्म, ये देखो। अब ये किसको कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती है आपको, अगर मैप पे देखो तो ये आपको कहती है कैरिबियन सी। कैरिबियन सी किसका पार्ट है? ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो कैरिबियन सी से ये कनेक्ट करती है, मतलब किस पे? पैसिफिक सी ओशियन। तो अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन भी कह सकते हो, क्योंकि कैरिबियन सी किसका? अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। तो पनामा से आपको मिलेगी एक नहर ये। अब पनामा जो सिटी है वो किसी एक कंट्री है, और वो कंट्री किससे इधर बाउंड्री शेयर करती है? इधर ऊपर अपनी बाउंड्री शेयर करती है कंट्री से, नीचे आपकी कोलंबिया से बाउंड्री शेयर करती है। ये देखो, ये कंट्री कोलंबिया है। और ऊपर आपकी बाउंड्री शेयर करती है एक कंट्री से जिसे कहते हैं कोस्टारिका। तो चलिए बाकी हम अपने मैप पे देख लेते हैं क्वेश्चन को। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने ये देखा, इधर कोलंबिया से बाउंड्री शेयर कर रही है, और इधर ऊपर पनामा सिटी किससे कर रही है? कोस्टा रिका से कर रही है। हमने पनामा सिटी के बारे में जान लिया। तो यहाँ पे शहर सिटी कौन सी है? पनामा कैनाल है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये पनामा सिटी में है, पनामा में है, और इसकी कैपिटल क्या है? पनामा सिटी है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे? अब एक चीज और है यहाँ पे, जो पनामा सिटी के बारे में अगर थोड़ा हम जान लें कि पनामा सिटी क्या है, तो मतलब जो पनामा कैनाल क्या है, ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है, कम से कम 82 किलोमीटर लॉन्ग है। 82 किलोमीटर वाटरवे है ये पूरा। वाटरवे है यहाँ। यहाँ से शिप जाते हैं, बड़े बड़े शिप है, वो अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में जाते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट है ये एक टाइप का। और ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में कॉन्टिनेंट पे है ये आपका। यहीं पे एक इस्थमस पड़ता है आपका, इस्थमस है। और ये जो पनामा है एक इस्थमस है। क्या है ये? इस्थमस है। और इस्थमस के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी। इस्थमस क्या होता है? दो, ये जैसे दो आपकी वाटर मतलब लैंड को जब एक नैरो स्ट्रिप लैंड के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं इस्थमस, इसको कहते हैं इस्थमस। ठीक है, यहीं पे एक वाटर वो आती है, एक जस्ट ऑपोजिट होती है इसके, जैसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट में क्या कहते हैं, एक नैरो वाटर बॉडी होती है, वो क्या करती है? दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट में क्या है? लैंड को कनेक्ट कर रहा है, एक नैरो स्ट्रिप लैंड। तो ये इस्थमस कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा हल्का सा एक्सेस होता है। और यहाँ पे क्या है, जैसे आपकी एक सुएज कैनाल, वो भी एक इस्थमस है। पनामा कैनाल ये भी इस्थमस है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सुएज कैनाल कहाँ पे है आपकी? सुएज कैनाल सर्च कीजिए, और किन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है उसको देखिए, किस कंट्री में है ये, इस चीज को देखिए, किस कॉन्टिनेंट पे है। ये सारे सवाल यहाँ से सॉल्व कीजिए। सुएज कनाल बनी कब थी? बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मतलब एक ट्रेडिंग के लिए। कहाँ पे है? किन दो वाटर बॉडी कनेक्ट करती है? ये आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पनामा के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? यहाँ पे पनामा के बारे में तो देख लिया, इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? ये 19 बहुत पुरानी है, ये 1904 में बनना स्टार्ट हुई थी, 1914 में ये बन के तैयार हुई थी। इतनी बहुत पुरानी है पनामा कैनाल। अब यहाँ पे देखो, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ये कैरिबियन सी है। और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में आपको देखो, यहाँ से नॉर्थ टू साउथ लगाने को आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपकी गुटेमाला पड़ेगी, इसके बाद एल सल्वाडोर पड़ती है, इसके बाद आपकी हॉन्डरस पड़ती है, और एक कंट्री और है यहाँ पे, ये देखो, ये बेलीज, ये छोटी सी। इसके बाद आपकी निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, ये आपकी कैरिबियन है, ये आप गल्फ ऑफ मैक्सिकन ऊपर है, आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगी। तो ये सारा अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, कैरिबियन ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गल्फ इन इंडिया? अब गल्फ के बारे में पूछा गया, तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, गल्फ होती क्या है? एक गल्फ होती है, गल्फ की ही तरह एक आपकी वे होती है, जिसे बोलते हो गल्फ को बोलते हो, इसको भी खाड़ी बोलते हो, और इसको भी खाड़ी बोलते हो। सेम एज इट इज होता है, बस इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है उसको देखते हैं। गल्फ ऑफ खंबात बोल देते हैं, खंबात की खाड़ी। एक बे ऑफ बंगाल, जैसे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। दोनों खाड़ी, हिंदी में दोनों के मायने खाड़ी है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा नाम अलग है, और इनके थोड़ा डिफरेंसेस भी हैं इनके बीच। ठीक है, तो गल्फ ऑफ वे,
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि गल्फ की डेफिनेशन दे दे और नीचे आप चार ऑप्शन दे दे, बे भी दे दे आपको, स्ट्रेट दे दे, इस्थमस दे दे, गल्फ दे दे, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका एक फ्रेम किया जा सकता है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले गल्फ और उसमें पूछ ले पता करना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो आप हम यहाँ देखें लार्जेस्ट गल्फ इन इंडिया कौन सी है, गल्फ ऑफ खंबात। अब पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कहाँ पे है स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी। गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन पता होनी चाहिए। गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ से तो याद आ रही होगी थोड़ा बहुत, गुजरात में है ये। गल्फ ऑफ एडन कहाँ है, ये इंडिया में ही है कहीं बाहर है। ये सारी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले गल्फ के बारे में जान लेते हैं, गल्फ क्या हो, गल्फ और वे में थोड़ा डिफरेंसेस जान लें। तो एक तरफ होता है गल्फ और एक तरफ होता है बे। दोनों का ही मतलब क्या होता है, दोनों का ही मतलब खाड़ी होता है। जैसे हम बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं, द गल्फ, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये सारी गल्फ। अब डिफरेंसेस अगर इनमें देखे जाएं, तो सबसे पहले एक तो इनमें सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि बोथ आर द पार्ट ऑफ द ओशियन या सी। दोनों ही क्या है, सिमिलरिटी ये है, सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही पार्ट है, किसका पार्ट है, ओशियन या सी का। कौन, बोथ, दोनों ही। अब डिफरेंसेस अगर इसमें देखे जाएं, तो पहला डिफरेंस अगर गल्फ में देखा जाए, तो गल्फ क्या है, पार्शली सराउंडेड बाई लैंड होती है। पार्शली सराउंडेड बाई लैंड। अभी हम मैप पे देखेंगे इनको, डेफिनेशन पहले हम थोड़ा डिफरेंसेस देख लें, इसके बाद इनको मैप पे भी देखेंगे, गल्फ और वे में थोड़ा डिफरेंसेस। वहीं वे की बात की जाए, तो वे जो होती हैं, वे होती हैं, वो क्या होती हैं, बॉडी ऑफ वाटर पार्शली इनक्लोज्ड बाई लैंड होते हैं, ये पार्शली इनक्लोज्ड बाई लैंड होती हैं। वहीं दूसरा अगर डिफरेंसेस देखा जाए, तो ये लार्जर देन वे होती हैं, लार्जर देन वे। और इनमें क्या होता है, ये स्मॉलर देन गल्फ होती हैं। मतलब जो वे होती हैं वो गल्फ से छोटी होती हैं, गल्फ क्या होती हैं, वे से बड़ी होती हैं, ऑब्वियस, थोड़ा ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन है। तीसरा अगर देखें यहाँ पे, तो तीसरा कहते हैं जो गल्फ है वो नैरो माउथ होता है। जो गल्फ होती हैं, गल्फ हैज ए नैरो माउथ। और इनका जो माउथ होता है, इनका माउथ जो मुंह होता है, खुला होता है जो, वो कैसा होता है, वाइडर होता है, बहुत ही चौड़ा होता है। कैसा होता है, चौड़ा होता है। इनका नैरो मतलब थोड़ा पतला होता है, पतला होता है। और एक लास्ट इसमें डिफरेंसेस है, गल्फ लेस इनक्लोज टूवर्ड द वाटर। ये क्या होती हैं, लेस इनक्लोज्ड होती हैं, टूवर्ड्स द वाटर। और आपकी जो वेज होती हैं, ये क्या होती हैं, मोर इनक्लोज टूवर्ड द वाटर, टूवर्ड द वाटर। अब देखो, इनको हम देख लेते हैं मैप पे। ये तो हमने वे और गल्फ के देख लिया, अब इनको थोड़ा मैप पे देख लिया जाए। तो मैप पे देखें तो देखो, हम्म, हम अपने इंडिया पे ही चलते हैं फिलहाल, कि देखो, अगर हम गल्फ और उसकी बात करें, अब ये देखो पर्शियन गल्फ है, ये क्या है, पर्शियन गल्फ है। तो पर्शियन गल्फ और ये वाली पर्शियन गल्फ है, और ये आपको मिलेगी वे। देखो, या तो यहाँ पे देख लो आप, ये आपकी क्या है, ये आपकी सूरत वाली ये जो पार्ट है, ये खंबात की खाड़ी है, खंबात बे है। और ये आपको मिलेगी गल्फ, ये मतलब बे मिलेगी, ये आपकी गल्फ है। ठीक है, ये कर्सर जहाँ पे, ये आपकी क्या है, ये देखो जूम करो, सूरत है, ये आपकी वे गल्फ है। और यहाँ पे जस्ट इधर जाएंगे, बे ऑफ बंगाल में जाएंगे, तो बे ऑफ बंगाल में आपको ये मिलेगी बे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ये आपको बे, ये इस टाइप की जो मिलती है, ये
एक टाइप की खाड़ी है ये भी, और एक बे टाइप की बनी है। तो देखो, इसके नाम पे ही इसका पूरा का नाम बे ऑफ बंगाल पड़ा। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये पार्शली सराउंडेड बाई लैंड है। मतलब ये लैंड से सराउंडेड है पार्शली, आधी मतलब ये लैंड से सराउंडेड है। और दूसरी चीज क्या है, ये क्या है, ये पार्शली इनक्लोज बाई लैंड, ये पार्शली इनक्लोज्ड है बाई लैंड, लैंड से पार्शली इनक्लोज है, सराउंडेड नहीं है चारों तरफ से। ठीक है, हल्की सी ये लैंड से इनक्लोज है, बाकी पूरी खुली हुई है। वहीं टाइपली लार्जर देन बे, सीधी बात है बहुत ज्यादा बड़ी है, बे तो छोटी है हल्की सी। ठीक है। वहीं इनके बात करें कि गल्फ क्या होती है, नैरो माउथ होता है। अब देखो गल्फ का माउथ कैसा है, गल्फ का माउथ ये देखो, ऊपर कच्छ गल्फ है, नीचे ये घंबात गल्फ है, इनका नैरो माउथ है ना बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब टाइड के थ्रू, जो टाइड्स जो होते हैं, ज्वार भाटा होते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का बहुत ही ज्यादा सोर्स होता है यहाँ पे गल्फ में, वे में नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। और ये वे का देखो माउथ वाइडर माउथ है। ठीक है। तो ये हैं इनके डिफरेंसेस जो हमने अभी मैप पे देखे हैं। चलिए हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये तो हमने गल्फ ऑफ वे में डिफरेंसेस देख लिए। बाकी आपसे पूछा गया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लार्जेस्ट गल्फ इन द इंडिया। तो देखो, लार्जर गल्फ ऑफ मन्नार भारत में क्या है, एक तो गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ खंबात है, और खंबात में भी बहुत सारी नदियां गिरती हैं, जैसे नर्मदा रिवर है, तापी है, माही है, ये गल्फ ऑफ खंबात में ही गिरती हैं आपके। ठीक है, ये सारी पानी अपना गल्फ ऑफ खंबात में गिराती हैं। गल्फ ऑफ कच्छ है, खंबात है। ठीक है। और ये आपकी गल्फ ऑफ मन्नार, ये मन्नार है। ये यहाँ पे एक श्रीलंका कंट्री है, श्रीलंका और इसके बीच में आपकी गल्फ ऑफ मन्नार पड़ेगी। ये देखो बे ऑफ बंगाल, ये आपकी वे मिलेगी हल्की सी, जैसे ये यहाँ पे बे है, ये वे मिलेगी। और वे छोटी होती है किससे, गल्फ से। तो गल्फ ऑफ मन्नार भारत में है, वो लार्जेस्ट गल्फ ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी गल्फ है। इट इज अ इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन एंड लार्ज सैलो वे, ये बहुत ही सैलो वे है। ठीक है। अब सैलो होगी तो क्या होगा, जो पानी आएगा, लह करंट आएगी वो, और स्पीड से उछाल लेगी ऊपर, ज्यादातर हाइट पे जाएगी। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो टरबाइन नरबाइन लगा के, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। तो काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, क्योंकि सैलो वे होती है, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप सी एंड लोकेटेड बिटवीन द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड द साउदर्न। देखो वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, ये आपकी श्रीलंका है, श्रीलंका, और इसके बीच में ये पाक स्ट्रेट है, पाक बे भी है। अब ये बे हल्का सा बाइट टाइप की होती है ना ऐसी, तो ये बे है, पाक बे है, यहाँ पे पाक स्ट्रेट भी है, जो गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है। तो इसके बारे में आज हमने देख लिया। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार ये आपकी पड़ेगी तमिलनाडु में। वहीं गल्फ ऑफ खंबात आपकी गुजरात में, कच्छ भी गुजरात में। गल्फ ऑफ एडन आपकी पड़ती है कहाँ पे, गल्फ ऑफ एडन नीचे पड़ जाती है आपकी, रेड सी के पास में पड़ती है। तो ये रेड सी में कनेक्ट करती है, ये यहाँ पे एक स्ट्रेट है, वल अब मन स्टेप स्ट्रेट, वल अब मंडेव स्टेट, जो क्या करता है, रेड सी गल्फ ऑफ एडन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। गल्फ ऑफ एडन है, इज अ पार्ट ऑफ अरेबियन सी। ठीक है। अगर मैप पे देखो तो एक बार मैप पे देख लो, देखो यहाँ पे थोड़ा जूम इन किया जाए, तो ये देखो गल्फ ऑफ एडन है, ये है आपकी गल्फ ऑफ एडन, जो यमन और किसके बीच में है, यमन और इथोपिया के बीच में पड़ती है गल्फ ऑफ एडन। ठीक है। ये आपका जो स्टेट है, ये कर्सर है जहाँ पे, ये यहाँ पे वल अब मन स्टेट है, और ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। गल्फ ऑफ एडन क्या है, अरेबियन सी का पार्ट है। चलिए वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए, हमने गल्फ के बारे में देखा, वे के बारे में देखा, और भी लोकेशन थी उनके बारे में समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट डिपोजिशनल फीचर। डिपोजिशनल मतलब होता है निक्षेपण। अब इसका एक बार समझा दूं, कि जैसे तीन कंडीशंस होती हैं, एक होती है आपकी वीदर, वीदरिंग, एक होती है आपकी इरोजन, एक होती है आपकी डिपोजिशनल। फिलहाल तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको आता है सवाल। वीदरिंग का मतलब होता है अपक्षय,
और इरोजन का मतलब होता है अपरदन, हिंदी मीडियम वालों के लिए। और डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षेपण। अब देखिए, वीदरिंग का मतलब होता है टूटना। अब वो किसकी वजह से टूट सकता है? जो भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट है, जैसे आपका विंड हो गया, जैसे आपका वाटर हो गया, इनकी वजह से वीदरिंग हो सकती है। केमिकल वीदरिंग हो सकती है आपकी, केमिकल की वजह से केमिकल वीदरिंग भी देखने को मिलती है, टेम्परेचर के थ्रू देखने को मिलती है। ये सारे कंपोनेंट हैं जो वीदरिंग प्रोसेस करते हैं। चट्टान पे अगर लगातार पानी गिरता रहे तो चट्टान पे गड्ढा सा हो जाता है, तो मतलब वहां की चट्टान जो होती है वहां टूटने लगती है। क्यों? वीदरिंग प्रोसेस होती है। एक होती है प्रोसेस इरोजन। इरोजन में क्या होता है, जो वीदरिंग के द्वारा टूटा हुआ जो भी चीजें होती हैं, रॉक है या कुछ भी टूट जाती है, तो उन या सैंड पार्टिकल हैं कोई, इनको क्या है, विंड या वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिपोजिशन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करना, ट्रेवल कर लेना। जैसे आप इंडिया में देख लो, रिवर्स हैं, कहाँ से आती हैं? रिवर्स सारी मतलब मोस्टली जो हिमालयन रिवर्स हैं वो ऊपर पहाड़ से आती हैं। पहाड़ से जब आती हैं तो पहाड़ के आसपास से इतना स्टीप स्लोप होती है, इतना ज्यादा मतलब पानी का बहाव तेज होता है कि आसपास की पहाड़ों की मिट्टियां विट्टियां काट के लाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वहां पे जब मिट्टियां काटती हैं पहाड़ से, दिस प्रोसेस इज अ बीदरिंग। और जब वो मिट्टियां अपने साथ बहा के लाती हैं और प्लेन एरिया में लाके डिपॉजिट कर देती हैं, तो जब लाती हैं बहा के, दिस इज प्रोसेस इज इरोजन। और जब वो एक जगह लाके प्लेन में लाके जहां पे वो डिपॉजिट कर देती हैं, बैंक अपने किनारे किनारे बैंक पे डिपॉजिट करती चली जाती हैं, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड द डिपोजिशन, जिसे कहते हैं निक्षेपण। तो तीनों ही प्रोसेस हमने यहाँ पे आपको समझा दिए। अब इसमें कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉट डिपोजिशनल फीचर्स। तो देखो यहाँ पर ये लैंड फॉर्म्स दिए गए हैं। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है लैंड फॉर्म्स, स्थल, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थलाकृतियां। तो स्थलाकृतियां के बारे में यहाँ पे दिया गया। अब आपकी चार स्थलाकृतियां दी गई हैं। हॉर्न्स, हॉर्न, एक आपका हॉर्न है, फिर आपका डेल्टा है, एक आपका बरखान है, फिर आपका मोराइन है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अगर आपने ये लैंड फॉर्म्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, स्थलाकृतियों वाला पढ़ा होगा, तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। फिलहाल तो हम ये समझते हैं हॉर्न, जैसे आपके जो लैंड फॉर्म बनते हैं ना, जो लैंड फॉर्म मतलब स्थलाकृतियां बनती हैं, स्थलाकृतियां जो आपकी बनती हैं, वो स्थलाकृतियां कौन सी होती हैं? एक तो आपकी होती हैं ग्लेशियर्स की, ग्लेशियर्स, हिम। दूसरी आपकी होती है डेजर्ट में, जो आपके मरुस्थल होते हैं वहां बनती हैं। और तीसरी आपकी जो प्लेन्स एरिया होती हैं, प्लेन एरिया होती हैं वहां पे बनती हैं। और भी आपकी डिपोजिशन यहाँ पे बनती हैं स्थलाकृतियां। तो ये क्या है, जैसे हॉर्न क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का पार्ट है। डेल्टा, ये प्लेन एरिया का पार्ट है। बरखान, दिस इज द डेजर्ट पार्ट। मोरेन, दिस इज अ ग्लेशियर, ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लेशियर। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हॉर्न के बारे में। हॉर्न क्या है, देखो, ये है आपका ग्लेशियर्स के, पूरा ये जो थीम दे रखी है, ये पूरी ये ग्लेशियर्स की है, ग्लेशियर्स की है। अब देखो यहाँ पे ग्लेशियर्स में जो पीक पॉइंट होता है ये, अब ये जो पीक पॉइंट है ये वाला, इसको कहते हैं हॉर्न। ये जो ऊपर टाइप ऐसे करके सींग टाइप का उठा होता है, इसको कहते हैं हॉर्न। अब ये हॉर्न क्या होता है, दिस इज नॉट डिपोजिट। ऊपर जाके कोई चीज डिपोजिट थोड़ी होगी, जाके ऊपर से नीचे आएगी। तो ऑब्वियस, थोड़ा लॉजिकल सोचो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डिपोजिशनल पार्ट नहीं है, ये क्या है, हॉर्न इज अ पार्ट ऑफ इरोजनल। मतलब यहाँ पे अपर्दन, इरोजन होता है। यहां से जो आइस होती है वो क्या होती है, इरोड होके आती है नीचे की तरफ। तो हॉर्न इज अ पार्ट ऑफ इरोजन, नॉट डिपोजिशनल। तो आंसर तो आपका आ गया यहाँ से, नॉट डिपोजिशनल पूछा तो हॉर्न हो गया। अब हम बात कर लेते हैं और माउंट यहाँ पे इसकी। तो देखो, एक आपकी बनती एरेट, ये जो एज टाइप की बन जाती है, एज टाइप की बन जाती है, इसे कहते हैं एरेट। नीचे आपकी ये जो ढलान टाइप का ऐसा बनता है, इसको कहते हैं साइक्र, क्या है स्पेलिंग, काय, कायरकू। इसको देख लेना, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूं मैं।
और इसके बाद अब ये जब मिट्टी यहाँ से आइस आती है, ये टार्न बन जाता है और ये लेक टाइप की बन जाती है। ये जो ये आपको एक टाइप का डिग टाइप गड्ढा टाइप का मिल जाता है ना चारों तरफ से। ये एक प्रोसेस ये चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पानी भर जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो टार्न क्या है, ये दिस इज ये जो है आपकी ये डिपोजिशनल फॉर्म है, ये इरोजन नहीं है। कायरस ये कायरकर ये जो भी है ये क्या है, ये इरोजन फॉर्म है। एरेट ये इरोजन फॉर्म है। ये आपकी ऐसे करके जो बनती है थोड़ा ब्रॉड टाइप की, ये स्पोर बोलते हैं, ये भी इरोजन है, डिपोजिशनल नहीं है। हैंगिंग वैली क्या है, हैंगिंग वैली ये वैली है यहाँ पे जो आपके हिमनद है, मतलब नदियां हैं जो हिमनद बर्फ की नदियां, वो आपकी फ्लोट हो रही होती हैं। तो जब वो फ्लो हो रही होती है तो ये भी आपकी इरोजनल है, डिपोजिशनल नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या बनती हैं, जैसे ये सारी जैसे कोल है। ठीक है, तो ये आपकी अब ये नाम दे देगा आपसे, यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ पे नाम दे देगा बहुत सारे। कह देगा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ऐसे ही पूछ सकता है लैंडफॉर्म पे कई तरीके क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन आपका बन गया इरोजनल एंड डिपोजिशनल, जो हमने अभी समझा दिया आपको। सेम एज इट इज आपकी प्रोसेस समथिंग डेजर्ट में होती है, प्लेन्स में होती है, अभी हम देखेंगे आगे। फिलहाल एक तो क्वेश्चन आपसे एक तरह से फ्रेम कर सकता है इरोजनल डिपोजिशनल को लेके, कि इनको ये सारे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से बताइए कौन सी इरोजन है कौन सी डिपोजिशनल है। कौन सी इरोजनल है ऐसे ही पूछ देगा। चार 1 2 3 4 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में। इसके बाद आपसे पूछ देगा इनमें से ये बताइए कि ये सारे नाम दे देगा और डिजर्ट के कुछ दे देगा, प्लेन्स के कुछ दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सी ग्लेशियर्स लैंडफॉर्म है। तो आपको नाम पता होना चाहिए, कोल है, कॉम्बे है, ग्लेशियर स्टेप, ये सारे हैंगिंग वैली स्पोर्स, ये टार्न, एरेट, ये सारे क्या है, ये किसके हैं, ये किसके नाम है, ये किसके पार्ट हैं, ये ग्लेशियर्स के पार्ट हैं, ग्लेशियर्स लैंडफॉर्म के पार्ट हैं। तो इनको एक चार्ट बनाइए, ग्लेशियर्स एक तरफ बनाइए चार्ट, डेजर्ट प्लेन्स इन सब के चार्ट बना के इनकी स्थलाकृतियां जो भी हैं लैंडफॉर्म्स हैं उनके नाम लिखिए। कौन से इरोजनल है कौन से डिपोजिशनल है उस कैटेगराइज में लिख लीजिए, एक जगह एक पेज का काम है, तो आपको याद रहेगा। तो चलिए बाकी हम देख लेते हैं। डेल्टा क्या होता है, जब नदी प्लेन एरिया में जब जहां पे ओशियन या सी के पास में जाती है, ओशियन या सी के पास में सबमर्ज होने के लिए पहुंचती है, तो ये अपने साथ इतना सिल्ट ले आती है, मैंने अभी कहा ना इरोड करके लाती है सिल्ट। तो ये इतना सिल्ट लाती है कि अपने ही मार्ग में ये सिल्ट एंड तक आती है, अपने ही मार्ग में सारा सिल्ट इकट्ठा कर देती है। अब इसका ही रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जब रास्ता ब्लॉक हो जाता है फिर ये कई सारी ट्रिब्यूटरीज में शाखाओं में जाती है, कई सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है नदी। और ब्रांचेज में बढ़ने के बाद ये फिर ओशियन या सी में सबमर्ज हो जाती है। तब ये ब्रांचेज में बढ़ती है, इसी को कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा डिपोजिशनल है। जो सॉइल लाई है रोड करके नदी, वो क्या करती है उसको डिपोजिट कर देती है डेल्टा पे जाके। तो ये तो डिपोजिशनल फीचर्स हो गया, इसलिए आंसर नॉट पूछा था। बरखान के बारे में बात कर ले तो बरखान क्या होता है, ये देखो डेजर्ट एरिया में आपको बरखान देखने को मिलेंगे। तो बरखांस क्या होते हैं, जब हवा चलती है तो ये देखो बहुत ये इस टाइप की ये आकृति बन जाती है, आपने मूवीज में भी देखी होंगी। और ये इस टाइप की ये देखो आकृति बन गई, ये हवा यहाँ ऐसी चली यहाँ ऐसी चली। तो ये क्या है, ये यहाँ पे एक ऐसी डिजाइन सी बन जाती है, इन्हीं को कहते हैं बरखांस। और भी यहाँ पे आते हैं जैसे ड्यून है, लोएस है, लोएस है, प्लायाज है, प्लाया है, ये सारे क्या है, ये सारे इट्स अ पार्ट ऑफ डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के पार्ट है ये। ठीक है, ये डेजर्ट लैंडफॉर्म के पार्ट पार्ट है सारे। जैसे आपका एक रिपल है, ये सारे डिजर्ट और ये सारे के सारे डिपोजिशनल है। विंड एक जगह से लेकर आती है सैंड पार्टिकल और दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है, उसी को डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहते हैं। तो ये डिपोजिट जैसे एक लैंडफॉर्म और है इसी में, ऐसा मशरूम टाइप का बन जाता है, ऐसा ऐसे हवा चलती है तो ये वाला सारा ये उड़ जाता है, और ये वाला सारा एरोड वीदरिंग हो जाती है और एक दूसरी जगह ये सैंड पार्टिकल चले जाते हैं। तो इस ऐसा मशरूम टाइप का बन जाता है, मशरूम बन जाता है। तो इसको कहेंगे ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, और इसका नाम भी होता है मशरूम, मशरूम लैंडफॉर्म, मशरूम। तो ऐसे आपको नाम दे देगा, ड्यून्स, लोएस, प्लास, रिपल्स, ये सारे नाम दे देगा, ये किसके पार्ट है,
क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये किसके पार्ट है? ये डेजर्ट के पार्ट है, डेजर्ट के लैंड फॉर्म्स हैं। इनमें से रिपल, ड्यून, लोएस, प्लास, ये कैसे हैं? ये आपके प्लाया, ये जो आपके हैं, ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। जैसे आपका मशरूम क्या है? इरोजनल लैंड फॉर्म है। और भी ये फॉर्म है, इनके आप नोट्स बनाइए, इनको देखिए अच्छे से। किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं मैंने बताया, मिक्स करके भी क्वेश्चन आ सकता है। नाम दे देगा आपको, हॉर्न, एरेट, ये नाम दे देगा। और इधर रिपल, ड्यून, बरखान, ये दे, इनमें से पूछ देगा कौन से डेजर्ट लैंड फॉर्म है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे, या आपसे वन लाइनर एसएससी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? या स्टेट पीसीएस में समथिंग पूछा जा सकता है। आपको दे देगा इनमें से कौन सा, पूछ देगा इन चार में से कौन सा आपका ग्लेशियस लैंड फॉर्म है, जिनमें से एक रखा होगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो हमने इसका आंसर देख लिया, हमारा आंसर क्या हुआ उसको हमने देख लिया। मोराइन की बात कर लें तो, जो मोराइन होता है वो क्या होता है उसकी बात करें तो, लार्ज क्वांटिटी में जब रॉक या सॉइल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो रॉक सॉइल होती है, ये आपके मोराइंस, ये जो दिख रहे हैं ना, ये बीच में, ये ये जो बीच बीच में, ये मोराइंस हैं। ये क्या करती हैं, ग्लेशियर द्वारा एक तरफ धकेल दिया, मतलब ग्लेशियर से बर्फ होती है, वो हिमनद होते हैं, ये नद होते हैं, नदियां होती हैं बर्फ की, तो इन्हें हिमनद बोलते हैं हिंदी में। लेकिन मोराइंस, ये क्या होता है, जब ये बर्फ नीचे आती है ढलान से, तो ये क्या होता है, साइड साइड से ये इसको जो भी डस्ट होती है, ये रॉक सॉइल की, इनको एक तरफ धकेल देते हैं। जैसे कहते हैं मोराइंस इज अ मटेरियल, मटेरियल होता है लेफ्ट बिहाइंड बाय द मूविंग ग्लेशियर। जो मूविंग ग्लेशियर्स होते हैं उनके द्वारा पीछे जो मटेरियल छोड़ दिया जाता है वो मोराइंस कहलाता है। ये देखो, ये जो पीछे छोड़ दिया, नदियां निकल गई, बर्फ पिघल के निकल गई, बाकी ये जो मटेरियल बचा हुआ है ना, गंदगी टाइप की जो रॉक या सॉइल होती है, उसी को मोराइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जान ली, सॉइल एंड रॉक का होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। मोराइन किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लेशियर। तो ये भी एक लैंड फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बात कर रहा है किगाली एग्रीमेंट पे। किगाली एग्रीमेंट वाज ए अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट था, एक संशोधन था। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन, इनमें से किस, नीचे चार आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन दिए गए हैं, इनमें से किस इंटरनेशनल कन्वेंशन का ये एक अमेंडमेंट, एक संशोधित रूप था? किगाली एग्रीमेंट, किगाली जो समझौता था। अच्छा, इस कन्वेंशन का एड, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन था जिसका संशोधित रूप किगाली समझौता था, तो कह रहा है उस इंटरनेशनल कन्वेंशन की जो उद्देश्य था, जो एम था, वो क्या था? कंजर्विंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के संरक्षण। उसका क्या उद्देश्य था? कि एनवायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण का संरक्षण, कि उसका बचाव कैसे किया जाए, उसका ये मोटिव था। तो चार ऑप्शन, ये देखो, ये वाला जो एम वाला टारगेट देखे ना, आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा इजीली बना दिया इसने। ठीक है, अब आपको अगर अब भी नहीं क्वेश्चन कर पाए तो मुश्किल है, क्योंकि फिर आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में अच्छे से। फिलहाल तो क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बोन कन्वेंशन एंड द क्योटो प्रोटोकॉल। तो चलिए देखते हैं हम इनमें से कौन सा है हमारा आंसर। तो देखो, जो किगाली एग्रीमेंट था, किगाली एग्रीमेंट, ये अमेंडमेंट था टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट ट्रीटी, एक एनवायरमेंट ट्रीटी थी साइन बाय द कंट्रीज ऑफ द प्ले फेजेस आउट द ओजोन डिप्लेशन। हम ओजोन डिप्लेटिंग के सब्सटेंसेस जो थे उनके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस कौन से थे? सबसे बड़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ है? आपकी बॉडी स्प्रे, जो बॉडी, आप बॉडी पे स्प्रे डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं खुशबू के लिए, तो उसमें ये सबसे, ये हमारी बॉडी को तो डायरेक्टली नहीं पहुंचाती, बट इनडायरेक्टली ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करती है, मतलब उसको क्षय पहुंचाती है। इसके बाद आपके जो फ्रिज से निकलने वाली गैसेस हैं, ये सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही सब ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये सारा ओजोन डिप्लेटिंग है। तो किगाली एग्रीमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस से रिलेटेड है, जो अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है हमारी ओजोन लेयर। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जो ओजोन लेयर है, दो टाइप की होती है, एक गुड ओजोन लेयर होती है, एक गुड ओजोन होती है, एक बैड ओजोन होती है। तो गुड ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, समताप मंडल में, जो हमारी अल्ट्रावायलेट
अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल रेज हैं उनसे हमारे प्रोटेक्शन करती है, और बैड ओजोन हमारी ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, और ये एक पॉल्यूटिंग गैस है, मतलब बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैस है। ठीक है, हार्मफुल है। तो देखो किगाली एग्रीमेंट के बारे में देखें, 1989 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद अंडर इसमें अमेंडमेंट हुआ, समथिंग आठवां अमेंडमेंट था किगाली एग्रीमेंट। ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, 197 मेंबर कंट्री ने साइन किया था एग्रीमेंट अमेंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में थोड़ा संशोधन करके, अमेंडमेंट करके किगाली एग्रीमेंट को लाना था, तो 197 मेंबर कंट्री ने इस पर साइन किए थे। ठीक है, 28 मीटिंग ऑफ द पार्टीज हुई थी उसमें। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाय द 80 to 85% फ्रॉम द बेस लाइन अंटिल द 2045 इसको रिड्यूस करना था, मैन्युफैक्चरिंग इसकी डिक्रीज करनी थी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की। ये सारे इसमें एग्रीमेंट किए गए थे। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमने जान लिया है। ग्रीन हाउसेज जैसे क्या होती हैं, वार्म गैसेस होती हैं। वो क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके रखती हैं, बढ़ा के, मतलब एक बैलेंस करके रखती हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि हम उनको क्या करते हैं कि एक्सेस, उनको एटमॉस्फेयर में उनकी एक्सेस बढ़ा देते हैं। अब बढ़ा दोगे तो समस्या होगी, किसी चीज की भी एक्सेस खराब होती है। तो जब उनकी एक्सेस ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो हमारी अर्थ एक फ्रीज्ड गोला होता। ठीक है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। लेकिन जब उनकी एक्सेस हो जाती है तो क्या करती हैं, वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इतना बढ़ा देती हैं, तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं ये सब मेल्ट होने लगते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हो जाती है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वाटर फ्लड जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, जिससे आपके जो आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड्स हैं, वो सबमर्ज होने लगेंगे। ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने देख लिया है किससे रिलेटेड था। वो रिलेटेड है आपका किससे, फाइट करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज मेड इवन द मोर पोटेंट इन द फाइट अगेंस्ट द ग्रीन हाउस गैसेज विद द किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट के साथ करता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड है। बाकी हम एग्रीमेंट देख लेते हैं। बाकी एग्रीमेंट आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है। स्टॉकहोम क्या है, कहाँ की कैपिटल है, स्टॉकहोम कहाँ की कैपिटल है, ये आपके लिए एक सवाल है, सर्च करना है इसको। ठीक है। तो ये परसिस्टेंट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट जिन्हें कह सकते हो स्थाई जैविक प्रदूषक। तो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, पीओपीज जिन्हें कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हार्मफुल होते हैं बहुत ज्यादा। ये तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं, इसमें आपका इन्वॉल्व क्या चीज इन्वॉल्व होती है, इसमें आपके जो कार्बन वेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। कार्बन वेस्ड जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें पदार्थ कहते हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गई, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं आपकी। ठीक है। आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गई, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं, जो आपके क्या करते हैं, आपकी सॉइल, एयर, वाटर, इन सब में पाई जाते हैं, और ये क्या करते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो उसके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए। ये 2001 में लाया गया था। कब लाया गया था, अडॉप्ट किया गया था 2001 में। वहीं बोन कन्वेंशन की बात कर ले, तो बोन कन्वेंशन क्या बात करता है, बोन कन्वेंशन बात करता है बेटा यहाँ पे आपके कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, इनकी बात करता है। ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, वाइल्ड एनिमल उनके, इसे सीएमवीवी कहते हैं, बोन कन्वेंशन को सीएमवीवी कहते हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज, जैसे कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के नाम से भी जाना जाता है, माइग्रेटरी
बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, इससे भी नाम से जाना, CMS स्पेसीज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, सरकारों के बीच में एग्रीमेंट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि फोकस करना ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम ऑन द ग्लोबल स्केल। पूरे ही वैश्विक स्तर पर विश्व में क्या करना है, जो इकोसिस्टम है और वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीवन है, उसके कंजर्वेशन की बात करता है, उस पर फोकस करना ये बोन कन्वेंशन करता है। वहीं आप क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर लें तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल आपका रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैस इमिशन से। जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है उससे रिलेटेड है। तो ये ट्रिटी ही की गई थी, एक इंटरनेशनल ट्रिटी है क्योटो प्रोटोकॉल। और इसमें क्या किया गया था, ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन को जो इमिशन ग्रीन हाउस गैस है उसको रिड्यूस करने की बात की गई थी, उसके इमिशन को रिड्यूस किया जाए। तो इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस आई थी आपकी। कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, मीथेन आई थी, नाइट्रस ऑक्साइड आई थी जो आपके व्हीकल से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड आई थी आपकी, सल्फर फ्लोराइड आई थी आपकी, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आई थी, और पर फ्लोरो कार्बन ये भी आई थी आपकी। 6 इसमें क्या थी, ग्रीन हाउस गैसेस इसमें ली गई थी। इनके इमिशन के रिडक्शन पर बात की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। अब हम ग्रीन हाउस गैस को अच्छे से समझ चुके हैं, क्या होती हैं, क्या उनका काम था, क्योटो प्रोटोकॉल भी समझ गए। अब देखो इन पे जो क्वेश्चन बन सकता है, अब इसका आंसर तो क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, किगाली। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आप तो मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, थोड़ा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया गया है इस पे। इसका एक नोट्स बना लीजिए आप, 1 पेज का होगा, वन साइडेड में ही काम हो जाएगा पूरा, शॉर्ट में ही लिखना, ज्यादा नहीं करना। मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपसे सीधा यहाँ पे आपको अमेंडमेंट पूछ लिया था। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकता है, बताइए कि यहाँ पे इन 4 कन्वेंशन है, इन 4 कन्वेंशन में से कौन सा कन्वेंशन आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बोन कन्वेंशन एंड क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपको पता होना चाहिए स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैसेस जो समथिंग आ जाती हैं वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होती हैं, जो आपकी सॉइल, एयर, वाटर सब में पाई जाती है। 2001 में अडॉप्ट किया गया था। वही बोन कन्वेंशन की बात कर देगा, आपको घुमा के फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ देगा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित इसमें से कौन सा कन्वेंशन है। तो कई तरीके से आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा, एक तरफ ये चारों रख देगा, एक तरफ अल्टरनेट पोजीशन पे इनके जो इनके एम है वो रख देगा। तो आपको पता होना चाहिए बोन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, माइग्रेटरी स्पेसीज से रिलेटेड है, मतलब कंजर्वेशन करना माइग्रेटरी स्पेसीज जो भी है आती हैं, वाइल्ड एनिमल, ठीक है, उनका क्या करना है। इसे CMS भी कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज नाम से भी जानते हैं बोन कन्वेंशन को। क्योटो प्रोटोकॉल रिड्यूस ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए ये क्या किया, इंटरनेशनल ट्रीटी थी, की गई थी। अब इसमें 6 टाइप की ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं, इस पे भी सवाल बन सकता है। तो कई तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे अच्छा ये सबका सॉल्यूशन यही है, एक नोट्स बनाइए, छोटा सा कंसाइज, बिल्कुल छोटा सा, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसके सामने लिख दिए रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन। जिसे किगाली प्रोटोकॉल भी ब्रैकेट में लिख दीजिए, अमेंडमेंट करके और डैश लगा के लिख दीजिए किगाली एग्रीमेंट। और ये क्या है, दोनों ही ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड है। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, बोन कन्वेंशन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, और क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो बस आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, मैच द फॉलोइंग आए, कैसा भी क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमने इसके बारे में देखा, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी थे किगाली एग्रीमेंट के, ये भी देख लिए हमने। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन मैप। मैप पे बेस्ड है ये सवाल, हमारा वर्ल्ड मैप पे बेस्ड है। हमारी सीरीज में लास्ट में एक क्वेश्चन रहता है वर्ल्ड मैप पे। अब आगे चल के हम क्वेश्चन की थोड़ा लिमिट बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बात करता है पेयर्स इज करेक्टली मैचिंग। 4 पेयर्स दिए गए हैं, 4 पेयर्स में से 3 तो गलत है, एक करेक्टली मैच है। चलिए, पहला ऑप्शन दिया गया है आपको अवेशिनियन प्लेट्यू, कह रहा अरेबिया में है, अरब में। जो अरेबिया कॉन्टिनेंट मतलब आपका पूरा पेनिनसुला है, उस पे रिलेटेड, उस पे है। दूसरा कह रहा है एटलस माउंटेन रेंज है एक, कह रहा नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, ठीक है।
तीसरा कह रहा है गोयना हाईलैंड्स हैं आपके, और गोयना हाईलैंड्स की बात कर रहा है, ये आपके वेस्टर्न अफ्रीका में है। ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में है। तीसरा कह रहा है ओका वैंगो बेसिन है आपका पेंटागोनिया में। पेंटागोनिया कहाँ है ये आपकी? पेंटागोनिया अगर आपको लोकेशन नहीं पता, फिलहाल हम बता दे रहे हैं, आपका साउथ अमेरिका, पेंटागोनिया। तो चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, और देखिए इनमें से कौन सा तीन में से एक करेक्ट है। फिलहाल तो हम इनको मैप पे देखते हैं। ये तो रहा आपका गोयना हाईलैंड। ये क्या है आपका? ये है आपका गोयना हाईलैंड। ये है आपका गोयना हाईलैंड। ये जो है आपका गोयना हाईलैंड। कहाँ है ये आपको नॉर्थ, मतलब साउथ अमेरिका के, साउथ अमेरिका में मिलेगा। साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में मिलेगा। नॉर्दर्न पार्ट में आपके वेनेजुला आता है, कोलंबिया में मिलेगा थोड़ा सा पार्ट, ब्राजील में थोड़ा पार्ट मिलेगा, गुयाना में मिलेगा, सूरीनाम, और आपका फ्रेंच गुयाना। इन कितने देश में गोयना हाईलैंड है आपका? 1 2 3 4 5 6, 6 देश में आपका गोयना हाईलैंड मिलेगा। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट पे है? ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे है। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बचे तीन ऑप्शन। अवेशियन प्लेटू की बात करें तो देखो, ये है आपका अवेशियन प्लेटू, ये आपका पड़ता है अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है अवेशियन प्लेटू, और वो भी कहाँ पे? आपका इथोपिया में। आपका कौन सी कंट्री में मिलेगा? आपका इथोपिया और इरिट्रिया दोनों में, हल्का से इरिट्रिया में मिलता है। इरिट्रिया इज नॉट लैंडलॉक, बट इथोपिया इज अ लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, तो इथोपिया में मिलता है आपका। तो ये भी आपका गलत हो गया, कह रहा है अरेबियन में मिलता है, ये भी गलत हो गया, बचा दो। अब एक और देख लें, तो आपका पड़ता है ओका, ओका वैंगो ये बेसिन है, स्वयं पे एक दलदल क्षेत्र है, और ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको नामीबिया और बोत्सवाना में मिलेगा। नामीबिया में ज्यादा पार्ट्स है, और ये क्या है? एक स्वयं टाइप की एरिया है, मतलब एक दलदली टाइप का क्षेत्र है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के साउदर्न पार्ट में मिलेगा आपको ओकोमामा। और यहाँ पे क्या दिया? पेंटागोनिया, साउथ अमेरिका बोला है। तो ये भी आपका गलत है, आंसर आपका आ गया एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन के बारे में देख लें, हम थोड़ा मैप पे देख लें इसके बारे में। तो देखिए, अब हमारा भारत से हम चलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में वेस्ट की तरफ। तो ये जो कंट्री दिख रही है आपको, अल्जीरिया, मोरक्को, तुनिशिया, ये जो तीन कंट्री दिख रही हैं, यहाँ पे एक माउंटेनियस चैन है, और जिस माउंटेनियस चैन का नाम है एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन चैन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तीन कंट्री में है, मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिशिया में। तो ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में ही तो है, देखो। ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा, ये वेस्ट रहा, ईस्ट रहा, नॉर्थ वेस्ट में ही तो आपको एटलस माउंटेन रेंज दिखेगी। और जो कहाँ है? अफ्रीका में है आपकी, मोरक्को, तुनिशिया और अल्जीरिया में। एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक आपकी है टोवाकल, जो आपकी मोरक्को में पड़ती है। इसको भी याद रखना, मैच द फॉलोइंग में कभी वर्ल्ड माउंटेन रेंज आ जाए, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो हमने ये भी देख लिया एटलस माउंटेन के बारे में। तो एटलस माउंटेन हमारी कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक है माउंट टोबाकल। तो आज हमने 5-6 क्वेश्चन देखे जो हमारे लिए काफी अच्छे थे, ज्यादा डिटेल में देखे। गल्फ ऑफ बे के बारे में जाना, आज हमने थोड़ा सोलर सिस्टम के बारे में समझा, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, इसके बारे में देखा हमने। तो चलिए, मिलते हैं फिर कल आपसे नए एक लेक्चर के साथ। 52nd लेक्चर में मिलेंगे हम, जिसमें हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हमारे नर्चर क्लास की जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वहां पे। यहाँ पे आपको इस वीडियो की लिंक और पीडीएफ भी मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारा एक क्वालिटी का भी 5 क्वेश्चन का एमसीक्यू बेस्ड चल रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहीं पे। तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 5 क्वेश्चन को कई तरीके से बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिवीजन होगा, तो जिससे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए, इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।